इतनी देर से चाय चाय बोल रहे थे, अब चाय लिए खड़ी हूँ तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। सुनते हैं किन ख्यालों में खोए हैं। लीजिए चाय रख दी हूँ, अब अगर ठंडी हो गई तो दूसरी चाय नहीं बनाऊंगी। मेरी अब उम्र नहीं रही कि एक पैर रसोई में और दूसरा पैर आंगन में हो। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल कीजिए। आपकी उम्र बढ़ रही है तो मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? सुनीला जी बार बार अपने पति अनुपम बाबू को कह रही थी। अचानक अनुपम बाबू ख्यालों से बाहर आए और बोले, हाँ तुम कुछ बोल रही थी क्या? सुनीला जी बोली, तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ कि आपकी चाय बन गई है, पर आप ना जाने किस ख्यालों में खोए हैं। रिटायर्ड हुए आपको 2 साल होने को आया, पर लगता है अब तक आप इस बात को मान नहीं पाए हैं कि अब आपको घर में ही रहना है। अनुपम बाबू चाय की चुस्की लेते हुए बोले, सुनीला सच में रिटायरमेंट के बाद दिन पहाड़ की तरह हो गया है। सोचा था रिटायर हो जाऊंगा तो बेटे के साथ रहूंगा। अजय के कहने पर अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा मुंबई वाले घर में लगा दिया, ये सोचकर कि बाद में उसके साथ वहीं रहूंगा। आखिर उसके साथ हम वक्त कितना बिता पाए हैं। 10वीं के बाद वो बाहर पढ़ने चला गया, तब से ही बाहर रहा। नौकरी हुई तो मुंबई चला गया, फिर शादी कर ली। अब तो उसकी शादी को भी 3 साल हो गए। साल भर का तो हमारा पोता हो गया है। उसने कहा था, पापा आप जब रिटायर हो जाएंगे तब हमारे साथ रहिएगा। अब देखो हम अभी भी इसी कस्बे में रह रहे हैं। बच्चों के साथ रहने का सुख हमें कब प्राप्त होगा? सुनीला जी बोली, आप दुखी क्यों होते हैं? नेहा वो भी तो दिल्ली जैसे शहर में रहती हैं, फिर भी साल में एक बार हमारे पास चली आती हैं। यही फ़र्क होता है बेटा और बेटी में। बेटा सब कुछ लेकर भी खुश नहीं होता और बेटी मायके और ससुराल के बीच में झूलती रहती हैं, फिर भी माँ बाप के लिए सोचती हैं। आप कहें तो मैं नेहा को कुछ रोज़ के लिए बुला लूं, या ऐसा क्यों ना करें कि हम अजय के पास चलते हैं। अचानक से हमें देखकर वो भी खुश हो जाएगा। सुनीला जी की बात सुनकर अनुपम बाबू के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ ये कि ना तुमने समझदारी वाली बात। चलो अब तैयारी करो, 1 हफ्ते बाद हम चलेंगे। देखना कहीं बेटे के मुंह में उसे सब बता मत देना। फिर वो अखबार लेकर बाहर चले गए। अगले दिन नेहा का फ़ोन आया। सुनीला जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा मान नहीं रहे थे तो हम 1 हफ्ते बाद अजय के पास जा रहे हैं। हमने उसे नहीं बताया, सोचा उसे सरप्राइज़ देते हैं। तुम भी मत बताना। नेहा बोली, माँ आप भाभी के स्वभाव को जानती हैं, वो बड़े घर की बेटी हैं। आपका यूँ छोटी छोटी बातों पर खुश होना और बेटे पर इतना प्यार लुटाना शायद उन्हें पसंद ना आए। ऐसा ना हो कि आपका सरप्राइज़ देना उन्हें पसंद ना आए और बात बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से एक बार पूछ लीजिए। कुछ देर माँ से बात करके नेहा ने फ़ोन रख दिया। सुनीला जी को बेटी की बात सही लगी। बातों बातों में उन्होंने अजय से अपने मन की बात आधी अधूरी साझा की तो अजय ने कहा, अभी आप रुक जाइए, 2 दिन बाद रेनू से बात करके मैं आपको बताता हूँ। अजय ने अपनी पत्नी रेनू को यह सारी बात बताई तो रेनू बोली, ऐसा कीजिए, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, 2 दिन के लिए हम सब वहाँ चलते हैं। अजय हैरानी से बोला, तुम तो वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, फिर क्या बात है? रेनू बोली, ओ मेरे मिट्टी के माधव, आखिर कितने दिन में आपको हर बात सिखाती रहूंगी। कुछ तो अपना दिमाग चलाइए। ये घर पापा जी के नाम पर है, याद है कि नहीं? अगर कल को पापा जी ने यह घर नेहा दीदी को देने की सोची तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मम्मी जी के पुराने जेवरात अभी भी उन्हीं के पास उस पुराने घर में है। उनकी कीमत अभी करोड़ों में होगी। ये देखो उसकी फ़ोटो मेरे पास है, तो मैंने हूबहू वैसा ही नकली जेवर बनवा लिया है। सोच रही हूँ इस बार वो सभी जेवर ले आऊँगी और मम्मी जी को बुरा ना लगे तो ये नकली जेवर वहाँ रख दूंगी। अरे आज ना कल तो वो जेवर मेरे ही होंगे, तो अभी क्यों नहीं? और घर के कागजात पर दस्तखत करवा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इतना कर लिए तो मैं आपको मान जाऊंगी और फिर आपके माँ बाप से इतना फ़ायदा होगा तो क्या मैं मिलने भी 2 दिन के लिए नहीं जा सकती हूँ? अजय बोला, सही कह रही हो। अब माँ इतने महंगे जेवरों को कैसे संभाल पाएगी? और खुदा ना खास्ता चोरों की नज़र में आ गया तो उन गहनों की वजह से वे उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। हाँ घर वाली बात जो तुम कह रही हो, तो पापा से कैसे साइन करवाऊँ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। इतना कहकर अजय ने माँ को फ़ोन किया और बताया कि माँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम दिवाली में वहाँ आ रहे हैं। आपकी बहू को आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। माँ बेटे के आने की खबर से प्रफुल्लित हो गई, पर उसके पीछे की उनकी मंशा
कोई माँ कैसे समझे। सच ही कहा है किसी ने, माँ का जी गाय और बेटे का जी कसाई का। सुनील जी ने सारी बात अनुपम जी को बताई। अनुपम जी बोले, तुमसे रहा नहीं गया और तुमने सारी बात बता दी। अरे मैं अपने पोते पोते के साथ शहर में रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अगर वो कुछ रोज़ के लिए आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर इस बात साफ साफ अपने बेटे से बात कर लेना कि यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। आए दिन हमें दूसरे शहर जाकर डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, जबकि हमारा बेटा खुद इतने बड़े शहर में रहता है। फिर क्या था, दोनों ने घर की साफ सफाई करवाई। कुछ रोज बाद बेटे बहू दरवाजे पर आए। सुनीला जी ने आरती उतारनी चाहिए तो रेनू बोली, मम्मी जी ये आउटडेटेड फैशन है, मुझे वैसे भी ये सब पसंद नहीं है। आपके बेटे और पोते के साथ मुझे भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली आपके साथ मनाया जाए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, फिर मैं आप लोगों को उपहार दिखाती हूँ। सुनीला जी बेचारी इस उम्र में भी बहू के नहाने का पानी और खाने का इंतजाम की। थोड़ी देर बाद रेनू ने उन्हें एक साड़ी और ससुर जी के लिए कुर्ता पजामा दिया। इतने में ही माँ बहुत खुश हुई। रात में पिता अजय से बोले, अजय यहाँ मन नहीं लगता है, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? वो घर जब मैंने तुम्हारे कहने पर खरीदा था तो तुमने कहा था रिटायरमेंट के बाद हम सब साथ रहेंगे। मुझे रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं, आखिर हम कब साथ रहेंगे? अजय ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कहा, पापा बड़े शहर में रहने के लिए उस शहर के मेयर से परमिशन लेना पड़ता है। आप ऐसा कीजिए, मैं वहाँ से कागजात बनवा कर लाया हूँ, जिस पर आप दस्तखत कर दीजिए। जैसे ही परमिशन मिल जाएगा मैं आपको बुला लूँगा। अनुपम बाबू को आश्चर्य हुआ, इतने सालों से जो बेटा मान नहीं रहा था, अचानक वो कैसे मान गया? अनुपम बाबू बोले, बेटा इतना तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, पहले मुझे पढ़ने तो दो। अजय बोला, पापा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप बस यहाँ नीचे दस्तखत कर दीजिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद सोचकर उन्होंने दस्तखत कर दिया, पर उनकी छठी इंद्रियों ने उन्हें इशारा किया और उन्होंने अजय के द्वारा दिए गए कागजों पर नकली दस्तखत किया, ताकि आगे चलकर उन्हें पछताना ना पड़े। रात में खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरे में गए तो रेनू अपनी सास के पैर दबाने लगी। सुनीला जी आश्चर्य से बोली, मैं तो धन्य हो गई तुम्हारे जैसी बहू पाकर। लोग कहते थे शहर के बड़े घर की बेटी सास की सेवा नहीं करती है, देखिए जी हमारी बहू कितनी अच्छी है। बेटा हमारे पोतों को भी अच्छे संस्कार देना, ताकि आगे चलकर हमारा नाम रोशन करें। अचानक से सुनीला जी की नज़र रेनू के गले पर गई। उन्होंने कहा, बहू ना तो तुमने मंगलसूत्र पहनती हो ना कोई जेवर, क्या रे फैशन है? हमारे घर की औरतें खाली गला नहीं रहती हैं। रेनू ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी जी अब आपसे क्या छुपाना, मुझे भी बुरा लगता है कि दिवाली के त्यौहार पर भी मैं बिना जेवर के हूँ। अब क्या बताऊं, आप लोगों को अपने साथ नहीं रखने का ये भी एक कारण है। सुनीला जी बोली, हाय हाय बहू ऐसा क्या हो गया? अरे हम तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, हमसे मत छुपाओ, बात क्या है बताओ, मेरा मन क्यों बैठा जा रहा है? सब कुछ ठीक तो है? रेनू बोली, मम्मी जी अब आपको क्या बताऊं, पिछले साल इन्होंने शेयर में कुछ पैसे लगाए थे और किसी से पैसे उधार भी लिए थे। वो सारे पैसे डूब गए, जिसकी वजह से मुझे अपना सारा जेवर बेच के उसके पैसे चुकाने पड़े। अब देख लीजिए आपकी घर की बहू के पास इतने भी जेवर नहीं कि वो दिवाली पर कुछ पहन सके। और वो रोने का नाटक करने लगी। सुनीला जी ने झट से अपने कमर से तिजोरी की चाबी निकाली और बहू को आगे करते हुए बोली, बहू मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है, ये लो चाबी और अपनी पसंद की कोई भी जेवर लेकर पहन लो। बस ध्यान रखना लेने के बाद ताला ज़रूर लगा देना, छोटा सा कस्बा है, ध्यान रखना पड़ता है। उनके मन में लड्डू फूट रहा था, मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। वो तुरंत अपने कमरे में गई, वहाँ से नकली जेवरात लेकर सास के कमरे में गई, फिर दोनों जेवरों की अदला बदली की और बड़ी ही सफाई से वापस आ गई। दिवाली के दिन उसने सारे जेवर पहने, फिर सारे जेवर अपने पास रख ली और सुनीला जी से बोली, मम्मी मैंने आपके सारे जेवर रख दी हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। सुनीला जी बोली, अरे बहू चेक करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तुम पर विश्वास है। शाम हुई। अजय और रेनू दोनों के चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि दोनों अपने मंसूबों में कामयाब हो गए थे। यही सोचकर दोनों वापस मुंबई चले गए। 2 दिन की खुशी को अपने आंचल में समेटे सुनीला जी खुश थी। कुछ रोज़ बाद रेनू ने अपने फ़ोन के स्टेटस पर एक तस्वीर डाली, जिसमें अजय उसे एक हार पहना रहा था। जैसे ही वो तस्वीर नेहा ने देखी, उसे तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और वो फ़ोटो भेजकर बोली, माँ हमारे घर के पुश्तैनी हार को पहनकर भाभी कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा हुआ आपने दिवाली पर उन्हें वो भेंट कर दिया, अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगी। मैं बहुत खुश हूँ,
आप दोनों के लिए। सुनीला जी तस्वीर देखकर हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हार बहू को नहीं दिया था, वो तो बस मैंने दिवाली पर पहनने के लिए दिया था। इसका मतलब बहू ने बिना पूछे मुझसे हार ले लिया? अगर ऐसा है, तिजोरी में कौन सा हार रखा हुआ है, मैं एक बार देखती हूँ। इतना कहकर वो तिजोरी खोली। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो सब नकली था। वो वापस बेटी को फ़ोन की और सारी बात बताई। बेटी बोली, माँ, ज़रूरी नहीं कि बड़े घर की सभी लड़कियाँ अच्छी ही हों, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अब आपको उनकी मंशा समझ में आई कि आखिर वो लोग दिवाली पर 2 दिन के लिए क्यों आए थे? मुझे तो डर है कहीं बाबूजी ने भी कुछ गलती तो नहीं कर दी हो। तभी कमरे से अनुपम बाबू दाखिल हुए। उन्होंने सारी बात सुनी, फिर उन्होंने बेटी को सब कुछ बताया। बेटी बोली, अच्छा हुआ पापा, वक्त रहते आप सचेत हो गए, पर ये भाई ने अच्छा नहीं किया। पत्नी को तो उसने 9 लाख का हार पहना दिया और माता पिता का भरोसा हार गया। सुनील जी को यह धोखा बहुत बड़ा सदमा दे गया। उसी रात अनुपम जी ने बेटे को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। रेनू बोली, क्यों, मैं वो हार बनवा नहीं सकती? आपका हार वहीं तिजोरी में रखा है। सुनीला जी बोली, बहू, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैंने वो सारे जेवर देखे, वो सब नकली हैं। क्या तुम यही मंशा लेकर हमारे घर आई थी? अरे आज ना करे, वो सब तुम्हारा ही तो था। फिर अपने ही घर में चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? अजय कुछ कहता उससे पहले माँ बोली, तुम हमारे वो बेटे नहीं हो जिसे हमने पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा था। पैसों की चमक ने तुम्हें बदल दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बेटा, अपनी बीवी को तो तुमने हार पहना दिया, पर अपने माँ बाप के विश्वास को जो तुम हार गए हो, उसके लिए तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर पछताना होगा। वो आखिरी दिन था जब सुनीला जी और अनुपम जी ने अपने बेटे बहू से बात की। सुनीला जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। अनुपम बाबू खुद को कोस रहे थे कि आखिर मैं बेटे के पास जाने की जिद क्यों कर रहा था। तभी तो सुनीला ने उन सबको यहाँ बुलाया। ना मैं जिद करता, ना ये होता। इसी गम में सुनीला जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। बेटी ने आकर बहुत समझाया, पर मन के दर्द को कैसे कोई समझाए। दिन दिन वो कमज़ोर होती गई और देखते ही देखते 6 महीने में उन्होंने दुनिया को त्याग दिया। और फिर अनुपम जी बेचारे अकेले हो गए। माँ के मरने की खबर सुनकर अजय वहाँ आना चाहा तो अनुपम जी ने उसे साफ साफ मना कर दिया, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेटे को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने घर बेचने की कोशिश की, पर जब उसे सच्चाई पता चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अगले ही दिन कोर्ट का कागज़ आया कि पिता ने बेटे को उस घर से भी बेदखल कर दिया है। यह खबर मिलते ही दोनों पति पत्नी बौखला गए। रेनू बोली, देखा, आप सोचते थे आपके पिता सीधे हैं, पर उन्होंने तो ऐसी चाल चली कि हम कहीं के नहीं रहे। ये घर भी उनके नाम पर है और अब वो अपनी संपत्ति बेटी और वृद्धा आश्रम को दे देंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अजय बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया, हमारी चाल हम पर ही भारी पड़ गई। अजय माथा पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटी ने अपने साथ उन्हें ले जाने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस घर में सुनीला जी की यादें थी। अब कोई उनसे उनके दुख का कारण पूछता तो वो बस इतना ही कहते, दुख इस बात का नहीं कि बेटे के पास हमारे लिए वक्त नहीं, तकलीफ तो इस बात की है कि उसने मेरे साथ अपने जन्म देने वाली माँ को भी धोखा दिया। समय बीता, बेटी कभी कभी मिलने आती। एक दिन पिता ने नेहा को भी वहाँ आने से मना किया, ये कहते हुए कि मेरे परेशानियों की वजह से तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारे पति और तुम्हारे सास ससुर के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उन्हें निभाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आखिरी वक्त में मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा दुखी चेहरा मैं अपनी आंखों में लेकर जाऊं। बेटा, जब अच्छा वक्त तुम्हारी माँ के साथ कट गया, बुरा वक्त अकेले कट जाएगा। नेहा अब बस फ़ोन करके अपने पिता का हाल चाल लेती, पर भाई से कोई रिश्ता नहीं रखती। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक हंसते खेलते परिवार की ये हालत होगी। बेटे बहू के लोभ ने एक बेटी से उसकी माँ को छीन लिया, एक पति को अपनी पत्नी के दर्द को देखने पर मजबूर किया। क्या इसे ही कलयुग कहते हैं? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।